बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरा नाम आमिर जावेद है और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में छुट्टियों में क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात मैंने ये करनी थी कि घरों में आजकल जैसे छुट्टियाँ हैं तो आप लोग अपनी स्टडीज़ को भरपूर तरीके से फ़ोकस करें, क्योंकि ये साल का टाइम होता है जिस वक्त सिलेबस अपनी कंप्लीशंस पर होते हैं। और मैं अक्सर क्लासेस में भी एक बात कहता हूँ कि जो बच्चे इन दिनों में आकर अपनी स्टडीज़ को फोकस कर लेते हैं और अच्छे तरीके से ये अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और टेस्ट सेशन वगैरह अच्छे तरीके से दे लेते हैं, तो कोई रीज़न नहीं है कि वो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लें। बहुत अच्छे मार्क्स वो गेन कर लेते हैं बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स, हम अब अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 16, क्लास 10th का यूनिट नंबर 16, जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल इस चैप्टर में नहीं है। तो इस चैप्टर को आपने MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने अच्छे तरीके से करना है। तो आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 1, इसके SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद आप जो चीज़ें सीखेंगे उनमें सबसे पहली चीज़ है इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन। कैथोड रेस क्या होती हैं, थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने डिफाइन करना है। ये हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अप्लाइड फिजिक्स क्या होती है। बेटा अप्लाइड फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके डेली लाइफ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अप्लाइंसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। यानी कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जो आगे ऐसे अप्लाइंसेस बनाती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको अप्लाइड फ़िज़िक्स कहा जाता है। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अप्लाइड फ़िज़िक्स बेटा वो होती है जिसमें हम फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे अप्लाइंसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जो डेली लाइफ में हमारी ज़िंदगी को आसान करते हैं, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ये अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच होती है दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटा, आप बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं एंड दैट डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करके फॉर वेरियस यूजफुल पर्पसेस। अपने मुख्तलिफ यूजफुल पर्पसेस के लिए, मुख्तलिफ अप्लाइंसेस बनाने के लिए, मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाने के लिए इसको कहा जाता है जी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोबारा सुनिएगा डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ये अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच होती है दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को डील करती है, इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करती है बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, मुख्तलिफ डिवाइसेस को इस्तेमाल करके। किस लिए? अपने मुख्तलिफ यूज़फुल पर्पसेस में इस्तेमाल करने के लिए, इसको मुख्तलिफ यूज़फुल पर्पसेस में इस्तेमाल करने के लिए इसको कहा जाता है जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा बेटा, अब आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि मटेरियल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, और दूसरा मटेरियल होता है जी इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। अच्छा, कंडक्टर में से करंट फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर में से करंट नहीं फ्लो कर सकता। इनके दरमियान एक तीसरी चीज़ डिस्कवर हुई जिसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर बेटा ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस पर इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें करंट हम पास करवाते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आकर उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते चले जाते हैं और उनकी कंडक्शन बढ़ती चली जाती है। तो बेटा इसमें दो बेस्ट जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन। ख़ास तौर पर जब से सिलिकॉन इन्वेंट हुआ है, जब से इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में एक रेवोल्यूशन आ गया है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बनाते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। इनमें जो इनके प्रोसेसर्स होते हैं वो सिलिकॉन की एक चिप होती है जिनको माइक्रो प्रोसेसर्स कहा जाता है। वो सिलिकॉन की चिप होती है जिस पर हमने डिफरेंट किस्म के सर्किट्स बनाए होते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है जी इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
ये थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन के हवाले से इंट्रोडक्शन देना था कि सेमीकंडक्टर ने हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी फील्ड में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, एक रेवोल्यूशन ले आया कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करके इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है वो डिवाइसेस होते हैं जो बहुत थोड़ा सा करंट लेके चलते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी के डिवाइसेस होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहा जाता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा करंट चाहिए होता है, तो उनका सर्किट जो होता है उसमें हम कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपर इस्तेमाल करते हैं और दूसरे कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का सर्किट है, कंप्यूटर का सर्किट है, लैपटॉप का सर्किट है, इसमें इंतहाई मिनिमम करंट चाहिए होता है, थोड़ा सा करंट चाहिए होता है। तो इसमें हम कंडक्टर का सर्किट नहीं बना सकते क्योंकि वो ज़्यादा करंट पे चलता है। तो इसमें हम सेमीकंडक्टर के यानी कि सिलिकॉन के सर्किट्स वगैरह बनाते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को इस ब्रांच में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डील किया जाता है। अच्छा बेटा, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा, ये थर्मियोनिक एमिशन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चैप्टर के लेसन के एंड पे हम इंशाल्लाह ताला जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आज के टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जी थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है? थर्मियोनिक एमिशन समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, इसकी बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये हमने आपके सामने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है, एक शीशे की ट्यूब है जिसके अंदर से हमने हवा को निकाल दिया है, यानी कि इसको इवैक्यूएट कर दिया है। इसे इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब भी कहा जाता है। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको एनोड कहा जाता है और जो नेगेटिव वाला होता है उसको कैथोड कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी बैकग्राउंड इधर से शुरू होती है कि 1850 में, 1850 में कुछ फिजिस्ट कहा जाता है बेटा, जो साइंटिस्ट फिज़िक्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, उसे फिजिस्ट कहा जाता है। अब जो फिजिशियन होता है वो डॉक्टर को कहा जाता है, जो हमारा इलाज करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो फिजिशियंस होते हैं। तो यहाँ पर 1850 में कुछ जो फिजिस्ट थे उन्होंने एक काम शुरू किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने क्या शुरू किया कि सबसे पहले एक उन्होंने ग्लास ट्यूब ली। उस ग्लास ट्यूब के अंदर से उन्होंने क्या किया, हवा को बाहर निकाला और दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ग्लास ट्यूब के अंदर से उन्होंने हवा को बाहर निकालकर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड कहा जाता है और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें से करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड में से कुछ रेज निकलती हैं और वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकलती हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती हैं। अब बेटा क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी इसीलिए साइंटिस्ट ने इनको कैथोड रेस का नाम दिया। क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी इसलिए साइंटिस्ट ने इनको कैथोड रेस का नाम दिया कि जब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसको कैथोड कहा जाता है, करंट पास करवाने पर इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, रेज निकलती हैं। ये रेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करती हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती हैं। साइंटिस्ट ने इनको कैथोड रेस का नाम दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हम कैथोड रेस का बैकग्राउंड स्टडी करेंगे। तो साइंटिस्ट ने इनको कैथोड रेस का नेम दिया क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से निकल रही थी। उसके बाद 1897 में एक फिजिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन। उसने इन ही कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू किया। जब उसने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, अब उसने कैसे स्टडी किया होगा, इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इनके रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड लगाया और इनकी चार्ज और मैस की रेशियो इन पार्टिकल्स की जब फाइंड की
तो उसने हमें ये बताया कि ये कैथोड रेज एक्चुअली अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कैथोड रेज होती हैं ये बहुत तेज़ी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन की एक बीम होती है, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाते हैं। 1897 में जे थॉमसन नामी एक साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन नामी एक फिजिस्ट ने इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। इन कैथोड रेस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी कि इनके रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा और इनके रास्ते में हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा, यानी कि इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर ये किस तरह अपना पाथ चेंज करती हैं, किस तरह डिफ्लेक्ट होती हैं, उससे अंदाज़ा लगाकर जे थॉमसन ने ये बताया कि ये कैथोड रेस जो होती हैं, जो कैथोड की सरफेस से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके बाद अब कॉन्सेप्ट शुरू होता है बेटा थर्मियोनिक एमिशन का। थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। किसी भी मेटल सरफेस को जब इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, किसी भी मेटल सरफेस को जब इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया गया थर्मियोनिक एमिशन का। अब बेटा सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकलते? आम टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकलते? सिंपल सी बात है कि बेटा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में अट्रैक्शन होती है। और रूम टेम्परेचर पर यानी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपना न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकल सके। लेकिन जब किसी भी मेटल को हम हीट करते हैं, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, किसी भी मेटल सरफेस को जब हम हीट करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक का लफ्ज़ थर्म से निकला, थर्म का मतलब हीट एनर्जी से रिलेटेड है और एमिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो थर्मियोनिक एमिशन का अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो उसका मतलब होगा जी हीट की मदद से बाहर निकलना। तो डेफिनेशन हमने की है बेटा, ये द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। वो प्रोसेस जिसमें किसी हॉट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसको कहा जाता है जी थर्मियोनिक एमिशन। वो प्रोसेस जिसमें किसी हॉट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसको थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। ये बेटा इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में ये टॉपिक आता है, डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा बेटा, अब सवाल ये पैदा होता है कि थर्मियोनिक एमिशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, यानी कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनसे थर्मियोनिक एमिशन को एनहांस किया जा सकता है, थर्मियोनिक एमिशन को ज़्यादा किया जा सकता है। बेसिकली ये जो इसके फैक्टर्स हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ टर्म्स में बेटा इसके बारे में पूछा जाता है। राइट द फैक्टर्स टू एनहांस द थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा बेटा, थर्मियोनिक एमिशन क्योंकि मेटल की सरफेस से हो रही है तो इसीलिए अगर हम मेटल का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर मेटल का सरफेस एरिया कम होगा तो थर्मियोनिक एमिशन कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर किसी मेटल सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तब क्या होगा कि उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जी, राइट द टू फैक्टर्स टू एनहांस द थर्मियोनिक एमिशन, इसमें पहला फैक्टर तो ये होता है कि आप
मेटल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें। मेटल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें तब थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा हो जाती है। पहला फैक्टर है जी कि अगर आप किसी भी मेटल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा हो जाती है। दूसरा फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। जाहिर है बाय डेफिनेशन हॉट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं, तो अगर आप क्या करेंगे कि किसी मेटल सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तब भी थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा हो जाएगी, तब भी थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ज़ाहिर है हमें किसी और तरीके से तो हीट करना नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिकली हीट किया गया इस मेटल को, ये जो फिलामेंट है मेटल का, इसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। तो अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर के ज़्यादा इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे, यानी कि थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर आप करंट भी कर सकते हैं, लेकिन करंट से डायरेक्टली चेंज होगा टेम्परेचर। डेफिनेटली आप जब करंट को इंक्रीज करेंगे तो करंट के इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हॉट मेटल सरफेस से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो अभी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन रेडी किया है जिसका नाम है थर्मियोनिक एमिशन। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। वो प्रोसेस जिसमें किसी भी हॉट मेटल से हम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाते हैं, उसको कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। और थर्मियोनिक एमिशन को एनहांस करने के दो फैक्टर्स हैं, एक सरफेस एरिया और दूसरा करंट या टेम्परेचर। अच्छा बेटा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएंगे। इसमें करंट और वोल्टेज की टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि हर वैल्यू, करंट की हर वैल्यू पर या वोल्टेज की हर वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते, यानी कि थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस जो है वो हर वैल्यू पर स्टार्ट नहीं होता। तो बेटा इसके लिए टिपिकल वैल्यूज़ जो होती हैं थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट करवाने के लिए, किसी चीज़ की जो कम से कम वैल्यूज़ होती हैं उनको थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ भी कहा जाता है, यानी कि करंट और वोल्टेज की जो कम से कम वैल्यूज़ होती हैं उनको थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ भी कहा जाता है या मिनिमम वैल्यूज़ भी कहा जाता है। अच्छा बेटा, करंट की वैल्यू होनी चाहिए I इज इक्वल टू 0.3 एम्पेयर और वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 6 वोल्ट। करंट की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 0.3 एम्पेयर और वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 6 वोल्ट। तो ये वो थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ हैं, ये वो मिनिमम वैल्यूज़ हैं जिन पर आकर थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट होती है। अगर आप करंट की वैल्यू को 0.3 एम्पेयर से कम कर देंगे या वोल्टेज की वैल्यू को 6 वोल्ट से कम कर देंगे तो उस पर थर्मियोनिक एमिशन नहीं होगा। हाँ, इनसे ज़्यादा वैल्यूज़ कर देंगे थर्मियोनिक एमिशन फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये वो मिनिमम वैल्यूज़ हैं जिस पर थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट होता है। तो इनको थर्मियोनिक एमिशन के लिए थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ भी कहा जा सकता है, यानी कि ये वो कम से कम वैल्यूज़ हैं करंट और वोल्टेज की जिस पर थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट होता है जी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है, थर्मियोनिक एमिशन पर कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी कि थर्मियोनिक एमिशन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और थर्मियोनिक एमिशन किन वैल्यूज़ पर, करंट और वोल्टेज की किन वैल्यूज़ पर स्टार्ट होती है, जो थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ भी कहलाती हैं। तो यहाँ पर बेटा आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक MCQ तैयार कर लिए। थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन भी बाकायदा तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्मियोनिक एमिशन को एनहांस करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये जो थर्मियोनिक एमिशन की मिनिमम या थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है।
हमने स्टार्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, थर्मियोनिक एमिशन के बारे में पढ़ा, उसके फैक्टर्स और उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज़। अच्छा बेटा, अब हम एक टॉपिक की तरफ आते हैं। ये टॉपिक है जी इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि जे थॉमसन ने बताया, जो कैथोड की सरफेस से रेज निकलती हैं वो एक्चुअली अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एक इंतहाई तेज़ी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है। अब उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेटअप हमने लगाया है उसको इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। जो सेटअप हमने इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए लगाया है उसको कहा जाता है जी इलेक्ट्रॉन गन। इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अच्छा बेटा, बोर्ड के हवाले से अगर हम इस क्वेश्चन को कहें तो मैं ये कहता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। आम तौर पर इस किस्म के टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतना मटेरियल मौजूद है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। तो हम इसको दोनों के लिए मार्क करेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। ले जी, हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए हासिल किए हैं। पहला इसका पॉइंट है जी इलेक्ट्रॉन गन। अच्छा बेटा, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन की एमिशन के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पर पीरियोडिक टेबल के अंदर एक मेटल आती है टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है जी कैपिटल W, और मुख्तलिफ़ किस्म के फिलामेंट बल्ब में जो पहले आप बल्ब यूज़ करते थे, उन बल्ब के अंदर आप देखते थे कि एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से लाइट एमिट हो रही होती है, जिसके अंदर से लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। उसको कहा जाता है जी बल्ब का फिलामेंट, एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो ये फिलामेंट हम यहाँ, वो भी टंगस्टन का होता था, और हम यहाँ भी टंगस्टन का फिलामेंट इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर है, एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन के तौर पर यूज़ करेंगे। इसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाएंगे। इसके साथ हमने पावर सप्लाई दी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई की वही मिनिमम वैल्यूज़ रखनी है। वोल्टेज 6 वोल्ट और करंट 0.3 एम्पेयर, ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हैं। इनसे ज़्यादा की जा सकती हैं अगर हमने थर्मियोनिक एमिशन को एनहांस करवाना है, ज़्यादा करवाना है, लेकिन इनसे कम वैल्यूज़ पर थर्मियोनिक एमिशन नहीं होता। तो बेटा हमने वोल्टेज दिया जी इसको 6 वोल्ट और करंट प्रोवाइड किया 0.3 एम्पेयर। अब हमने इसको सप्लाई दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन है, और ऊपर हमने फास्ट मूविंग इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक हाई वोल्टेज बैटरी लगाई है। तो ये ऊपर हमने दिया है एक हाई वोल्टेज बैटरी। और इसके बिल्कुल सामने एक सिलेंड्रिकल शेप का एनोड लगाया है जिसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया सेवरल थाउजेंड वोल्ट का। बिल्कुल सामने एक सिलेंड्रिकल शेप का एनोड लगाया है। एनोड आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल जहाँ पर होता है। यहाँ पर हमने एक बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाया, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया सेवरल थाउजेंड वोल्ट का। उसकी रीज़न, इतना ज़्यादा वोल्टेज लगाने की क्या रीज़न है, वो हम आगे स्टडी करते हैं। अच्छा बेटा, अब जब हमने इलेक्ट्रॉन गन को
पावर सप्लाई दी तो यहाँ पर थर्मियोनिक एमिशंस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो बेटा ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए। अब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि हमने सामने जो सिलेंड्रिकल शेप का एनोड लगा रखा है सेवरल थाउजेंड वोल्ट का, इतना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल सामने लगाने की क्या ज़रूरत है? उसकी बेटा रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग हो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बीम क्रिएट करना चाहते हैं। और आम तौर पर ये जो कैथोड रेज निकलती हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रखना चाहते हैं हम, ताकि इसको मुख्तलिफ जो है अप्लाइंसेस में इस्तेमाल किया जा सके, मुख्तलिफ जो है वो डिवाइसेस में यूज़ किया जा सके। स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं चाहिए, हमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रखी जाती है। तो बेटा यहाँ पर जब अपने पॉजिटिव न्यूक्लियस को ओवरकम करके उसके अट्रैक्शन को तोड़कर जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी लूज़ कर देते हैं, यानी कि उनकी वो एनर्जी लूज़ होती है कि वो जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसके साथ अट्रैक्शन है उनकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं तो जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब इसको हाई स्पीड से एक्सेलरेट करने के लिए हमने ऊपर एक हाई वोल्टेज बैटरी लगाई और सामने सेवरल थाउजेंड वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का एक एनोड लगाया। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और सामने हमने सेवरल थाउजेंड वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है। तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एकदम एक्सेलरेट हो जाते हैं, एकदम फास्ट मूविंग हो जाते हैं। जो वो इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी एनर्जी खो चुके थे, अपनी एनर्जी लूज़ कर चुके थे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, वो एकदम दोबारा से एनर्जी गेन करेंगे और दोबारा से बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करते हैं और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सामने जो विंडो है उसमें से बाहर भी निकल जाते हैं और ये सारा जो सेटअप होता है इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब, ऐसे ग्लास बल्ब के अंदर होता है जिसके अंदर से हवा को हमने निकाल दिया है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन का सोर्स, हाई वोल्टेज बैटरी, एनोड और इस सारी असेंबली को, इस सारे एरिया को इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब कहा जाता है। इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब यानी कि ऐसा ग्लास बल्ब या ऐसी ग्लास ट्यूब जिसके अंदर से हमने हवा को बाहर निकाला हुआ है, उसके अंदर हवा मौजूद नहीं है। अच्छा बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन गन में थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए एक मेटल से हमने इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट कर लिए। अब हम इस इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसमें बेटा बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन्स की दो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, जो आपको आगे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आई हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ट्यूब के अंदर थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी इस इलेक्ट्रॉन बीम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, तब इनका क्या बिहेवियर होता है, और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तब इनका क्या बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन बीम का।
डिफ्लेक्ट का मतलब होता है बेटा अपना रास्ता तब्दील कर लेना, यानी कि अपने स्ट्रेट पाथ से हट जाना, मुनहरिफ हो जाना, अपना रास्ता बदल लेना। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का मतलब होगा, अगर हम उर्दू में करें, रास्ता तब्दील कर लेना। डिफ्लेक्शन से मुराद होता है जी अपना रास्ता बदल लेना। अब डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अपना रास्ता बदलते हैं, इसके लिए हम एक ग्लास ट्यूब बनाते हैं। अब बेटा इस ग्लास ट्यूब को हम इसके ऊपर और नीचे दो प्लेट्स लगाते हैं, यानी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ऊपर बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। अब जाहिर है थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं, तो कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इन्होंने स्ट्रेट पाथ में मूव करना था। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बीम निकली है, लेकिन जैसे ये बीम इलेक्ट्रॉन बीम इन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान से गुजरती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करती है, तो ये अपने स्ट्रेट पाथ से, अपने सीधे रास्ते से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाती है, या अपना रास्ता तब्दील कर लेती है और अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाती है। यानी कि ये था इसका ओरिजिनल पाथ, यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गई, जबकि ये इसका ओरिजिनल स्ट्रेट पाथ ये था। तो इलेक्ट्रॉन बीम अपने स्ट्रेट पाथ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ से तो बेटा एक प्रॉपर्टी हमें यह समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने स्ट्रेट पाथ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि जब आप इलेक्ट्रॉन बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करवाते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन बीम अपने स्ट्रेट पाथ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इससे आप इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने स्ट्रेट पाथ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गई है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बेंड क्यों हुई है, इसने अपना पाथ चेंज क्यों किया है। आपको पता है जी पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, जबकि नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन बीम पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव टर्मिनल से ये रिपेल होगी और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये अट्रैक्ट होगी, यानी कि इस पर एक फोर्स लगेगी जो इसको इसके स्ट्रेट पाथ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड करवाएगी। उस फोर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब बेटा ये F वो फोर्स है जो इसको अपने स्ट्रेट पाथ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींच रही है। इसको समटाइम्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देते हैं, जो किसी चार्ज को उसके स्ट्रेट पाथ से किसी टर्मिनल की तरफ बेंड करती है, उसको समटाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। तो ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन बीम को अपने स्ट्रेट पाथ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड कर रही है। इसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है जी दो चीज़ों पर, एक Q यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल E से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी फोर्स ज़्यादा लगेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम ज़्यादा कर देंगे
तब भी फोर्स ज़्यादा लगेगी। अच्छा बेटा, एक चीज़, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि अपने स्ट्रेट पाथ से किस एंगल पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड करती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, तो इसे कहा जाता है जी डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। यहां पर ये एंगल बन रहा है। तो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर या बेसिकली इस फोर्स पर ही डिपेंड करती है। ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा बड़े एंगल पर डिफ्लेक्शन होगी, थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर कम फोर्स लगेगी तो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन कम होगा, यानी कि अपने स्ट्रेट पाथ से जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड होगी वो छोटे एंगल पर बेंड होगी। ठीक है बेटा, ये था डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे स्टडी करनी है उसे कहा गया है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसी इलेक्ट्रॉन बीम को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब क्या इम्पैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसके साथ। तो इसके लिए हम यही ट्यूब दोबारा बनाते हैं। अब बेटा ये जो ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करनी है, इसको एक हॉर्स शू मैग्नेट के पोल्स के दरमियान रख दिया जाता है। अब बेटा हॉर्स शू मैग्नेट को हॉर्स शू मैग्नेट क्यों कहा जाता है? ये हमारी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है कि घोड़ा जब बड़ा हो जाता है, उसको चलने, जब वो भागने दौड़ने की फेज़ में आ जाता है, जब उसको वर्किंग में आ जाता है, तो उसके पाँव पर एक, दोनों पाँव पर यू शेप का आयरन पीस लगा दिया जाता है, आयरन लगा दिया जाता है यू शेप का, ताकि ज़मीन की फ्रिक्शन की वजह से उसका पाँव घिसकर ख़राब ना हो। तो उसको हॉर्स शू कहा जाता है, हूफ भी बोला जाता है। तो अब हॉर्स शू मैग्नेट की टर्म वहाँ से आई है। हॉर्स शू मैग्नेट एक यू शेप का मैग्नेट होता है जिसकी शेप उसी आयरन के जैसी होती है जो घोड़े के पाँव में लगाया जाता है, इसीलिए उसको हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। अब इस ट्यूब को एक हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों पोल्स के दरमियान रख दिया जाता है। हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों पोल्स के दरमियान रख दिया जाता है। अच्छा बेटा, अब हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम जो थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए नेगेटिव टर्मिनल से हम प्रोड्यूस करवाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में एक ख़ास डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, एक ख़ास डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकली थी और ये एक ख़ास पोल की तरफ बेंड हो जाती है। अब अगर हम मैग्नेट के पोल्स चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें ये साउथ पोल था, ये अगर नॉर्थ पोल था, लेट्स सपोज, तो लेट्स सपोज अगर इलेक्ट्रॉन बीम नॉर्थ पोल की तरफ बेंड हुई है, तो अगर हम पोल्स को चेंज करेंगे, मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करके, तब भी क्या होगा, अगर हम इस नॉर्थ पोल को ऊपर लेकर आते हैं, साउथ पोल को नीचे लेकर जाते हैं, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन बीम अगर फ़र्ज़ करें नॉर्थ पोल की तरफ जा रही थी, अगर हम नॉर्थ पोल को ऊपर ले जाएंगे तब भी ये नॉर्थ पोल की तरफ ही जाएगी। या अगर साउथ पोल की तरफ जा रही थी तो अगर हम पोल्स की अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो ये उसी पोल की तरफ बेंड होगी जिस पोल की तरफ ये पहले बेंड हुई थी। यानी कि आप इसको यूँ समझ लें, अब देखें इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र नहीं आते, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट हमें चलता नज़र आता है, एक ब्राइट स्पॉट की शक्ल में इलेक्ट्रॉन बीम हमें नज़र आती है। अब यहाँ से ब्राइट स्पॉट जा रहा था, हमने इसके रास्ते में एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया। अब ये हॉर्स शू मैग्नेट के एक पोल की तरफ ये स्पॉट बेंड हो जाता है, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन बीम एक ख़ास मैग्नेट की तरफ आकर बेंड हो जाती है, ख़ास मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर, ख़ास पोल की तरफ आकर बेंड हो जाती है। और अगर हम मैग्नेट के पोल्स को चेंज करके वो स्पेसिफिक पोल को दूसरे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन बीम भी उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी जहाँ पर वो पहले डिफ्लेक्ट हुई थी, जिस पोल पर वो पहले डिफ्लेक्ट हुई थी। अच्छा बेटा, लास्ट बात ये है कि इधर भी डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन,
डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट हो रही है ये बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट होगी, और अगर हम वीक सा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये कम एंगल पर डिफ्लेक्ट होगी। इसे डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन कहा जाता है या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहा जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम ज़्यादा बड़े एंगल पर बेंड होती है, और अगर हम वीक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम कम एंगल पर यानी छोटे एंगल पर बेंड होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं बस एक दफ़ा मैं उनका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, थर्मियोनिक एमिशन, कैथोड रेज का कॉन्सेप्ट, और हमने एक्सप्लेन किया है थर्मियोनिक एमिशन को। और थर्मियोनिक एमिशन को स्टडी करने के बाद हमारे जो SLOs हैं उनमें शामिल था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वेस्टिगेट करना। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 पॉइंट्स को पढ़ा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन बीम कैसे डिफ्लेक्ट होती है, और मेनली इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। तो बेटा अब हम इंशाल्लाह ताला यूनिट नंबर 16 के लेक्चर नंबर 2 में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, CRO का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, और आप अपना बहुत सारा घरों में ख्याल रखिएगा।